हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 से कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल आपको बताना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखो, अगर आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रूव करना है तो क्या करना है आपको, आपने ए बी सी कोई रफ डायग्राम आपने ड्रॉ किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ए बी आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, बी सी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल आ गई तो आपको यहीं रुक जाना है और यहीं बोल देना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये बाई चांस ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ अनइक्वल होती है तो आपको थर्ड लेंथ को कैलकुलेट करना है, यानी ट्रायंगल की थर्ड साइड को कैलकुलेट करना है। और इन तीनों में से जब ये प्रूव करना है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसको प्रूव करना है आपको, तो 100% तीनों में से कोई ना कोई एक पेयर इक्वल होगा। तो आपके यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे, या तो ए बी बी सी के इक्वल होगा, या फिर ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा, या फिर बी सी जो है हमारे पास ए सी के इक्वल आएगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, या फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, या फिर ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है ना, करेक्ट। तो आपको पहले वन साइड की लेंथ को कैलकुलेट करना है, फिर सेकंड लेंथ को कैलकुलेट करना है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहीं रुक जाना है आपको और यहीं बोल देना आपको कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड लेंथ को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ देखो, अगर ये अनइक्वल है तो थर्ड को कैलकुलेट करना है, तो या तो फर्स्ट इसके इक्वल होगा या ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है तो ऑल 3 क्या होंगे, इक्वल, ए बी बी सी और ए सी तीनों इक्वल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, अगर ये क्वाड्रिलेटरल आता है आपके लिए कि क्वाड्रिलेटरल बताओ कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो आपने कोई रफ डायग्राम ड्रॉ किया ए बी सी डी। ठीक है, तो आपने ए बी को लेंथ को कैलकुलेट करना है, बी सी लेंथ को कैलकुलेट करना है, सी डी कैलकुलेट करना है और ए डी लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, अगर आपको आता है कि प्रूव दैट कि ये जो पैरेललोग्राम है, तो 9th क्लास में आपने स्टडी किया था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है ना, तो आपको पता है कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो यानी कि पैरेललोग्राम के लिए ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, बी सी जो है वो आपका ए डी के इक्वल होना चाहिए। तो बस ये अपोजिट साइड को आपको चेक करना है, बी सी जो है वो ए डी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आपको आता है कि इसको रेक्टेंगल प्रूव करिए, तो आपने ये तो करना कि पैरेललोग्राम, ठीक है, यहाँ तक तो करना ही करना है। ठीक है, अच्छा, ये बताइए कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है। एक्स्ट्रा आपको एक कंडीशन और प्रूव करनी पड़ेगी। ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, और ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाएगा, क्या सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो आप यहाँ देखो कि ये हमारे पास जो पैरेललोग्राम की इनफाइनाइट पोजीशंस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स हैं। आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखिए ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, ऐसे ले लो, ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये वाली साइड जो है, ये साइड इससे ज्वाइन है, ये साइड इससे ज्वाइन है, और ये वाली साइड एंड वाली से ज्वाइन है। इस टाइप से देखिए आप, इस टाइप से ये पोजीशन, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, करेक्ट। तो ये भी पैरेललोग्राम होगा, ये इसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, ये साइड इधर मूव कर रही है ब्लैक वाली, ऐसे ये। तो क्या होगा कि ये जो लेंथ है
दोनों जो हैं ये अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं, ठीक है ना, और ये वाली सपोज छोटी है, तो इसमें जो है कि ये जो डायगोनल है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। आप इसको करेंगे, देखेंगे, इसको टिल्ट करते जाएंगे इस टाइप से, तो ऐसे इनफाइनाइट पोजीशंस लेता रहेगा। सी पॉइंट आपका इधर हो जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे इधर होता रहेगा, इधर होता रहेगा, एक पोजीशन ये हो जाएगी, फिर ये डी पॉइंट इधर होगा, ठीक है, जैसे इसको मूव करेंगे इधर होगा, ये इधर होगा, तो एक पॉइंट, एक सिचुएशन ये होगी कि ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री बन जाता है। जैसे ही वन एंगल 90 डिग्री बनेगा, ऑटोमेटिकली ऑल द 4 एंगल्स विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री बन जाएंगे। एक सिचुएशन ये आएगी, ठीक है ना। फिर इसको फर्दर आप इसको इस टाइप से करेंगे, ठीक है ना, तो फिर इनफाइनाइट, फिर अगेन पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये जैसे इनफाइनाइट पोजीशंस पैरेललोग्राम की होंगे, ठीक है ना, करेक्ट। यही पैरेललोग्राम है ए बी और सी डी, ठीक है। इसको हम इधर लेफ्ट राइट ए बी को फिक्स कर लिया, सी डी को हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो इनफाइनाइट पोजीशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स हमें मिलेंगे। तो उसमें वन स्टेज वो होगी, वन पॉइंट वो होगा जहां पर कि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो करेक्ट। और उस वक्त जब 90 डिग्री हो जाएगा तो डायगोनल की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है, डायगोनल्स की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आपका जो कंसेप्ट है वो लेंथ से रिलेटेड है, ओके। तो आपने पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल अगर वर्ड आता है कि प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल, तो आपको ये तो 100% कैलकुलेट करना है। पहले, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, ठीक है, ओके। पैरेललोग्राम आता है तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कंप्लीट आंसर। अगर रेक्टेंगल वर्ड आता है तो इतना तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको AC और BD दोनों डायगोनल्स की लेंथ को भी इक्वल बताना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, करेक्ट। इतना समझ आया। दूसरा देखिए, पैरेललोग्राम के अलावा अगर इसको आपके लिए रोम्बस आता है, ठीक है, तो रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड इक्वल आप प्रूव कर दीजिए, ठीक है। AB इजकस टू BC इजकस टू CD इजकस टू DA, चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, करेक्ट। तो वो हमारे पास रोम्बस हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। अगर ये हमारे पास स्क्वायर आता है, रोम्बस आता है, तो रोम्बस की क्या होती है, ऑल 4 साइड्स इक्वल, ABCD रोम्बस हो गया। अगर आपके पास स्क्वायर आता है प्रूव करने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि ABCD, तो ऑल 4 साइड्स तो इक्वल हैं, ठीक है, ऑल 4 साइड क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, ये भी A साइड, ये भी A साइड, ये भी A साइड और ये भी A साइड, ठीक है, करेक्ट। इसमें भी A साइड, ये भी ये भी ये भी, चारों साइड इक्वल, ठीक है। लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं, यानी कि AC जो है वो लॉन्गर डायगोनल होगा अकॉर्डिंग टू शेप, लॉन्गर डायगोनल, ठीक है, और BD जो होगा वो शॉर्टर डायगोनल होगा शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसी मैंने ये शेप बनाई है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्या होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं। तो आपको अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो 4 साइड्स को इक्वल तो करना ही करना है। AB ऑलरेडी लिखा है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। इन एडिशन टू दिस वी हैव टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD इक्वल ऑल्सो, ठीक है, कि हमें इनके डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो आप वही देखो कि ये हमारे पास रोम्बस है, ठीक है, सेम उसी टाइप से ये हमने ले लिया और ये ले लिया, ठीक है, ऑल 4 साइड इक्वल हो गई, और ये ऐसे होता रहेगा। सपोज यहाँ से आ रहा है बहुत इनफाइनाइट से, तो ये इक्वल होएगा, इक्वल हमें वो लेना है, ठीक है, ताकि ये सेम रहे। तो ये जो है ये हमारे पास आएगा, ठीक है, रोम्बस आएगा, ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये रोम्बस बनेगा, और ये इधर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, ठीक है। तो अभी भी स्टिल रोम्बस है, दिख रहा है आपको, अभी भी रोम्बस है, अभी रोम्बस है। तो एक स्टेज आएगी एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, तो वो हमारे पास ये
सीन हो जाएगा, ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो 90 डिग्री एंगल होते ही तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर शेप हो जाएगी, ठीक है, करेक्ट। और फिर उसके बाद आगे एक्सटेंड करेंगे, फिर भी रोमस। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट पोजीशंस लेगा, ठीक है। और ये हमारे पास उसमें से 1 पोजीशन ये होगी, ठीक है। तो आपको समझ आया लेंथ के अकॉर्डिंग। इसमें मैं कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी और बताता हूं आपको। अच्छा, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी से पहले राइट ट्रायंगल हमारा रह गया, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आपने वो ले लिया कि हमारा ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो आपको तो पता नहीं किस वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। आपने कोई भी सिंपल ट्रायंगल बनाना है, किसी भी टाइप का ABC आपने ट्रायंगल बनाया, और आपने क्या किया कि AB लेंथ कैलकुलेट करनी है, BC लेंथ कैलकुलेट करनी है और AC लेंथ कैलकुलेट करनी है। AB BC AC तीनों साइड्स को आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ देखो, और आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी रख सकते हैं, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट डालते हैं ना, AB को क्या लिखते हैं आप, AB को लिखते हैं आप अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आप स्क्वायर रूट मत डालिए, सीधा डायरेक्ट AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट स्क्वायर्स की कैलकुलेट कर सकते हैं, AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, राइट ट्रायंगल क्या होता है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आपको याद होगा कि अगर हम कहते हैं कि जो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। यहां सपोज हमने लॉन्गेस्ट साइड जो है BC लेट कर ली, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है, यानी सबसे वैल्यू ज़्यादा इसकी है जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके जो BC है, BC के सामने ये हमने B कह दिया, ये इसको C कह दिया, लॉन्गेस्ट साइड ही हो गई हमारे पास। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो B और C, तो BC में क्या है, B लेटर है, C लेटर है, यानी कि B और C लेटर को छोड़कर, B पर नहीं, C पर नहीं, A पर राइट एंगल होगा, ठीक है। BC के सामने, तो B और C लेटर को छोड़ दीजिए, A लेटर पर, ठीक है, राइट एंगल होगा, वर्टेक्स A होगा, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, करेक्ट, ये समझ आ गया। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम प्रूव करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड, सपोज BC स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड क्या बैलेंस बची, AB बैलेंस बची, और हमारे पास AC साइड बैलेंस बची, AC और AB, ठीक है। यानी कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम, ओके, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, यानी कि BC को छोड़कर AC और AB, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है ट्रायंगल के अंदर, ये रिलेशन अगर हमें मिलता है, तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड, लॉन्गेस्ट साइड इज ए राइट एंगल, ठीक है। तो BC के सामने वाला एंगल तो कौन सा है, B और C लेटर को छोड़कर, तीन ही लेटर हैं हमारे पास, तो एंगल A इज 90 डिग्री, और हम लिख सकते हैं एंगल BAC इज 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल। कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं, जब एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स आप लिख लीजिए, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। क्या कंडीशन होती है, इफ 3 और मोर पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स
लाई ऑन ए लाइन, ठीक है। देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंपल, ये आपने लिखना है, ठीक है। 3 या 3 से पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, अदरवाइज उनको क्या बोलते हैं, अदरवाइज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सिंपल है, ठीक है। तो आप यहां देखो 3 पॉइंट्स जो ले रहे हैं हम, या तो कोलिनियर होंगे या फिर नॉन कोलिनियर होंगे। तो आपने देखा एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है, यहां मान लेते हैं। तो तीनों पॉइंट्स ये हैं। तो आपने क्या देखा, ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया। ए को आपने बी से ज्वाइन किया, ठीक है ना, तो सी उसके सीध में नहीं आ रहा, उसके रास्ते में नहीं आ रहा, उस लाइन के ऊपर नहीं लाई कर रहा, ठीक है ना, करेक्ट। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और 3 जब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो हमेशा ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा, हमेशा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर। ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं आपके, नॉन कोलिनियर। देन दे विल फॉर्म ए ट्रायंगल, देन दे विल फॉर्म ए ट्रायंगल, वो ट्रायंगल बनाएंगे हमेशा, ठीक है ना। और यहां देखिए ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल में क्या होता है, आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ साइड्स पढ़ी हुई है, ठीक है। क्या पढ़ा है आपने, ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ साइड्स, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। और यहां लिख देते हैं हम इन टर्म्स ऑफ साइड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइड्स। साइड्स की टर्म्स में क्या इनइक्वालिटी होती है, एंगल्स में भी होती है, इसलिए हम इन टर्म्स ऑफ साइड्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है सम ऑफ एनी टू साइड्स, sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side, greater than the third side। तो आपने देखा है कि कोई भी दो साइड हो, कोई भी दो साइड ट्रायंगल की, उनका जो सम होता है तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। कैसे, अब आप यहाँ देखो, आपने लिखा AC और AC में आपने AB ऐड किया, तो जो ये सम होगा वो हमेशा BC से ज़्यादा होगा। और आपने AC लिखा और यहाँ BC लिखा, और ये क्या होगा, वो AB से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब आपने AB लिखा प्लस BC लिखा और यहाँ आपने AC लिखा, ठीक है ना, करेक्ट, क्योंकि AC 2 बार आ गया तो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, AB प्लस BC, ओके। तो सम ऑफ एनी टू साइड, ये जब ट्रायंगल बनेगा तो ये हमारे पास, इस रिजल्ट को हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। जब पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे तो हमेशा ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल में जो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके अंदर जो लेंथ है उनमें ये कंडीशन होगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ट्रायंगल को बनाना, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर ऐसा होगा, ठीक है। तो वहां जब ट्रायंगल बनाने होते थे तो सबसे पहले आपको यही कंडीशन चेक करनी होती थी, क्या ट्रायंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम कोई भी दो साइड लेते थे, ठीक है, और स्मॉलर ही साइड ले लो आप, दो, ठीक है ना, और उनका सम करके देखते थे क्या वो तीसरी साइड से ज़्यादा है या नहीं, ये हम चेक करते थे। अगर वो ग्रेटर होता था तो हम कह सकते थे कि 100% ट्रायंगल फॉर्म होगा, ओके। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करते थे, ठीक है। क्या करते थे, ए बी मेजरमेंट करते थे, फिर हम क्या करते थे, ए को वर्टेक्स लिया और एक जितना AC की लेंथ है उतना एक आर्क ऊपर लगा दिया, बी को वर्टेक्स लिया,
ऊपर आर्क लगा दिया और वो दोनों आर्क इंटरसेक्ट करती और ट्रायंगल बना देते थे। ठीक है, याद होगा आपको। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास पॉइंट्स जब नॉन कोलिनियर हैं तब ये सिचुएशन होगी। ठीक है, अब बैलेंस क्या बचा, ठीक है, वो बताते हैं आपको। अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो सिचुएशन क्या होगी। तो हमारे जो इसमें टॉपिक में ऐसा आ सकता है, इसलिए आपको बताएं। अभी यहाँ देखिए सी पॉइंट यहाँ पर है तो ट्रायंगल बन रहा है। सी पॉइंट अगर यहाँ पर होता तब भी ट्रायंगल बनता, सी पॉइंट यहाँ होता तब भी ट्रायंगल बनता, सी पॉइंट यहाँ होता तब भी ट्रायंगल बनता, यहाँ होता तब भी ट्रायंगल बनता। और जैसे ही सी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाएगा तो क्या ट्रायंगल बनेगा, बोलिए। ठीक है, क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। एक ही लाइन पर लाई करने का मतलब क्या होता है, लाइन आपने पढ़ा है कि -∞ से +∞, ये होता है हमारे पास लाइन। ठीक है, तो ए पॉइंट भी एक ही लाइन पे लाई करेगा, सी पॉइंट भी लाई करेगा और बी पॉइंट भी लाई करेगा। ये कहने का मतलब है कि तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है ना। अब आप इसमें देखो कि इनकी डिस्टेंसेस में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, ओके, तो हम ये केस ले रहे हैं ACB। ठीक है, तो ACB ले रहे हैं। तो आप यहां देखो A से आप C गए, A से C गए और C से कहां गए आप, B गए। A से C गए और C से कहां गए आप, B। ठीक है, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए। ओके, और सपोज C जो है वो हमने कह दिया फॉर एग्जांपल मथुरा। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि है, तो यहाँ पर भी आपने सोचा कि हम पहले भगवान के दर्शन कर लें, उसके बाद हम आगे जाएंगे। समझ आया आपको। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ देखिए, तो दिल्ली से मथुरा की डिस्टेंस और मथुरा से आगरा की डिस्टेंस सेम हाईवे है, तीनों ही एक ही रोड के ऊपर है। ठीक है, तो क्या होगा, तो आप A से C गए और C से B गए तो आप कहाँ पहुँच गए, सीधा A to B। तो जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो क्या रिजल्ट होगा, सम ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स, सम ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट। यहां पर AB के इक्वल है, C बीच में लाई करता है। अगर बाई चांस सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, A B और आपने C कह दिया। ठीक है, अगर B सपोज AC के बीच में आ रहा है पॉइंट, तो आप A से B गए, B से आप C गए, आप AC पहुंच गए, A से B और B से C, AC पहुंच गए। ठीक है, करेक्ट। तो ये सिचुएशन होगी। अगर आपने कौन सा पॉइंट रह गया, आप बीच में A पॉइंट रह गया। ठीक है, B को यहां कर देते हैं, C को यहां कर देते हैं, तो ये BA हो गया और ये हमारे पास AC हो गया और ये BC हो गया। तीन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी अगर तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो। ठीक है, आपको क्या करना है, सम ऑफ 2 स्मॉलर लाइन सेगमेंट्स को ऐड करना है। इफ सम ऑफ लेंथ लिख दो ऑफ एनी 2 स्मॉलर लाइन सेगमेंट, स्मॉलर लाइन सेगमेंट, sum of lengths of any 2 smaller line segments is equals to the longest line segment, longest line segment। ठीक है, ये सिचुएशन होगी तब हमारे पास पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इक्वलिटी होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। थोड़ा सा और बताते हैं पॉइंट्स वगैरह का। चलिए, हाँ,
थोड़ा सा एक एक्सप्लेन और करते हैं। जो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पर पॉइंट्स जो लाई करते हैं उसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, वो और कंडीशन बताते हैं। कई बार लिखा होता है, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये एक एक्स एक्सिस बनानी है, ठीक है, और आपको कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको एक्चुअल डायग्राम नहीं बनाना, एक्चुअल डायग्राम आपको नहीं बनाना। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल जो पॉइंट्स हैं उनकी प्लॉटिंग नहीं करनी, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है तो वो किस टाइप का पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो मैंने क्या बताया आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो जो पॉइंट्स होता है वो पी एक्स कोमा 0 टाइप का होता है, यानी बाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है, करेक्ट। तो बस आपको यहां से स्टार्ट करना है, लेट पी एक्स कोमा 0 बी ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बी ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये लेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। आप डायग्राम बनाएं तो ठीक है और ना बनाएं तो भी ठीक है, आपको सिर्फ ये सपोज एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, और यहां पर जो पॉइंट है वो आपने एक्स कोमा 0 ले लिया और ये 2 जो लेग्स लगा दो, ठीक है ना, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं ना हम, तो ये जो पी पॉइंट है वो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से इक्वल दूरी पर है। तो क्वेश्चन में गिवन भी है पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो पॉइंट जो पी है वो ए से और बी से इक्वल दूरी पर है। EQ का मतलब इक्वल, EQ का मतलब इक्वल, और डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, करेक्ट। EQ का मतलब इक्वल और डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस। तो पॉइंट जो P है वो इक्वल दूरी पर है A और B से, तो PA जो है वो PB के इक्वल हो गया। ये हमें गिवन स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, ठीक है, ये गिवन है। तो आपको क्या लिखना है, PA इज इक्वल टू PB, ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, PA की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट में PB की डिस्टेंस, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट का दुश्मन स्क्वायर, तो आप स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद A माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह लगाकर आप अपना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं जो थोड़े कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, सीधा PA इक्वल टू PB, तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा हमेशा। अगर PA PB के इक्वल है तो इसका स्क्वायर इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये रिवर्स ट्रू नहीं होता है, ध्यान रखना, ये डिस्टेंस का कंसेप्ट है तो इसलिए ये रिवर्स ट्रू हो जाएगा, लेकिन इन जनरल ये ट्रू रिवर्स ट्रू नहीं होता है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है ना। अगर, ठीक है, अगर यानी कि स्क्वायर्स इक्वल हैं तो स्क्वायर हटा के हम ऐसे कह दें ये इक्वल हो जाए, वो नहीं हो सकता। इन जनरल बात बोल रहा हूं, जब भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे तब बात बोल रहा हूं, ठीक है ना। यहां आपको मालूम है कि PA एंड PB जो है वो लेंथ है, जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ही यहां पर एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, ओके, तो आपको उस चीज के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो आपको PA इक्वल टू PB लिखेंगे और डायरेक्ट इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा 100%, ओके। और स्क्वायर रूट मत डालिए, डायरेक्ट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी सेम इसी टाइप से, और देन स्क्वायर वगैरह कैलकुलेट करके आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो पॉइंट जो होता है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, उसका बाई कोऑर्डिनेट 0 क्यों होता है।
मैंने 9th क्लास में एक वीडियो बनाया हुआ है और उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो वो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और अच्छा वीडियो है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, जो बाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, उल्टा बोलना है आपने, ठीक है। तो बाई कोऑर्डिनेट होता है, ये जो पी पॉइंट है, सपोज यहां पर पॉइंट है और यहां पर हमने कह दिया इसको 2 यूनिट्स कह दिया, इसको हमने 4 यूनिट्स कह दिया, तो अभी पी की वैल्यू है 2,4, ठीक है। पी की वैल्यू क्या है, 2,4, तो ये है। और जैसे ही तो 4 जो है वो ये है हमारे पास, 4 लेंथ ये है, डिस्टेंस तो ये जो है 4 ये है, बाई कोऑर्डिनेट ऑन बाई एक्सिस हम मार्क करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो वैल्यू ऑफ बाई होता है, बाई कोऑर्डिनेट होता है। और आपने देखा कि ये पॉइंट नीचे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, जैसे थर्मामीटर जो होता है ना, टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, ठीक है, मरकरी वाला, ठीक है। तो ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। जैसे ही पॉइंट ये लाई करेगा तो इस पॉइंट, इसके ऊपर लाई करता है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली 0 हो जाती है, ठीक है, करेक्ट। कोई भी पॉइंट अब एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, ओके। ऐसे ही आप बाई एक्सिस का कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए एक थोड़ा सा वीडियो और बनाएंगे, 7.1 एक्सरसाइज इसमें डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये रिवाइज करिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।